हेलो स्टूडेंट्स, हम क्रिया शरीर पार्ट 2 के अंतर्गत मज्जा धातु यह टॉपिक देख रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने देखा व्युत्पत्ति, निरुक्ति, मज्जा धातु के पर्याय, मज्जा धातु के स्थान के अंतर्गत हमने देखा मज्जा धातु के स्रोतस और मज्जाधरा कला। इस को हमने जस्ट स्टार्टिंग की थी, ओके। और उसके अंतर्गत मज्जाधरा कला का जो श्लोक है वो हमने देखा था। तो वह श्लोक है एवं एव पित्तधरा सैव मज्जाधरा कला। ये डगहन टीका के अंतर्गत आया हुआ श्लोक है और इसका रेफरेंस है सुश्रुत कल्पस्थान 4/14। सुश्रुत सूत्रस्थान के सुश्रुत कल्पस्थान के 4थे अध्याय का 40वां श्लोक। और इसके बारे में मैंने कहा था कि ये जो श्लोक है ये इस सब्जेक्ट का नहीं, इस ईयर का नहीं, अपितु आयुर्वेद के अंतर्गत का एक महत्वपूर्ण श्लोक है, ओके। इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है तो इसको भी डिटेल में देखते हैं। और ये जो इम्पोर्टेंसी इस श्लोक की है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है, इसकी इम्पोर्टेंसी है फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। इस श्लोक को अगर आप प्रॉपर में अंडरस्टैंड कर लेते हो तो प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से इस श्लोक का बहुत ज्यादा महत्व है। तो सबसे पहले हम इस श्लोक के बारे में दिया हुआ विवेचन देखते हैं और उसके बाद यह श्लोक प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से किस प्रकार से महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इस श्लोक का मीनिंग काफी सिंपल है, लेकिन उसके पीछे का व्यू देखने के बाद उसकी इंपॉर्टेंस हमें समझ में आती है। इसके अंतर्गत यही कहा गया है कि पित्तधरा कला जहाँ पे होती है वहीं पे मज्जाधरा कला होती है, और मज्जाधरा जहाँ होती है वहीं पे पित्तधरा, मतलब दोनों जो कलाएं हैं, इन दोनों कलाओं का जो स्थान है वो एक ही है। तो इसके अर्थ में ये देखते हैं कि जिस कारण से मज्जा दुष्टि होती है, मतलब मज्जा धातु की दुष्टि होती है, उसी कारण से पित्त की भी दुष्टि होती है, ओके। जो पित्त दोष होता है उसकी भी उसी के कारण विकृति होती है। और पित्त दोष जो होता है वो मुख्यतः पित्ताधरा कला के साथ संबंधित है। तो जहाँ पे पित्तधरा कला रहती है वहीं पे पित्त का स्थान भी प्रमुखता से रहता है। तो मज्जा दुष्टि और पित्त दुष्टि दोनों के कारण जो होते हैं वो समान है। अब पित्त दोष जो होते हैं उसके गुण जो होते हैं वो देखेंगे तो उष्ण और तीक्ष्ण होते हैं, जबकि मज्जा धातु जो होती है उसके गुण जो होते हैं शीत और स्निग्ध होते हैं। पित्त दोष का आश्रय संबंध जो होता है वो रक्त तथा श्वेत के साथ है। मज्जा धातु का जो आश्रय संबंध होता है वो कफ दोष के साथ है। तो भले ही ये दोनों भी एक दूसरे के विरोधी गुण के हैं, फिर भी उसके दृष्टि के कारण सेम किस प्रकार से, तो वो इस प्रकार से है कि पित्तवृद्धि के कारण जो होते हैं, तो पित्तवृद्धि के कारण होते हैं पित्त की उष्मा मज्जा में स्थित शीत व द्रवता का क्षय कर देती है, ओके। जब शरीर में पित्त की वृद्धि होती है तो पित्त वृद्धि के कारण शरीर की उष्मा बढ़ती है, और उष्मा बढ़ने के कारण जो मज्जा धातु होती है उसके गुण शीत और द्रव होते हैं, उसका क्षय हो जाता है। तो ये जो मज्जा धातु है उसकी मात्रा समझेंगे ये कम हो जाती है, ओके। और पित्त वृद्धि में इसका मतलब मज्जा क्षय होता है, और जब मज्जा का क्षय होता है, मज्जा का क्षय होने से भ्रम के समान लक्षण उत्पन्न होते हैं।
ओके, तो हमने मज्जा देखी थी। मज्जा दैट इज नथिंग बट अ नर्वस सिस्टम, उसके साथ हम उसे कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मज्जा जो होती है वो बोन के अंतर्गत रहने वाली श्लेष्मा वो भी रहती है, वो भी मज्जा है। और उसके साथ साथ जो क्रेनियल कैविटी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, ब्रेन होती है, कशेरुका के अंदर यानी वर्टिब्रास के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो भी मज्जा धातु के अंतर्गत आता है। तो नर्वस सिस्टम भी मज्जा धातु के अंतर्गत आ जाती है। तो भ्रम यह लक्षण उत्पन्न होता है अगर उसका क्षय हुआ तो। भ्रम यह लक्षण हमने वात वृद्धि में देखा था। वात वृद्धि में हमने देखा था कि काश्य काष्ण उष्ण कामित्व कंप आनाश गुरुद ग्रहण बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रम दीनता। भ्रम दीनता, तो भ्रम जो होता है वो वात वृद्धि के कारण भी होता है और पित्त वृद्धि के कारण मज्जा का क्षय होने के कारण भी उत्पन्न होता है। तो मज्जा का क्षय हुआ, इसका मतलब जो पोरस पार्ट होता है बोन के अंदर का वो कम हुआ। इसका मतलब वहां पे जो आकाश महाभूत की वजह से निर्मित हुई है, वो उस निर्मित के कारण जो अवकाश निर्मित हुआ है वो भी बढ़ता है, तो वहां पे वात बढ़ता है और वात बढ़ने के कारण भी भ्रम यह लक्षण उत्पन्न होता है। ओके, तो भ्रम लक्षण उत्पन्न होना ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है। उष्ण गुण की वजह से पित्त और मज्जा दोनों दुष्ट होते हैं। तो ये जो उष्ण गुण होता है ये अगर प्राकृत स्थिति में रहा तो पित्त जो होता है अपना कार्य योग्य तरीके से कर पाता है। लेकिन अगर उष्ण गुण ज्यादा मात्रा में बढ़ गया तो उसकी वजह से पित्त की दुष्टि हो जाती है। ओके, कम भी हो गया तो भी दुष्टि हो जाएगी, ज्यादा हुआ तो भी दुष्टि हो जाएगी। उष्ण गुण की प्राकृत स्थिति ही पित्त दोष के लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ पे उष्ण गुण की वजह यहाँ हम वृद्धि का देखेंगे, क्योंकि मज्जा दुष्टि हम देख रहे हैं। तो जब वो रुद्ध हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, पित्त जो होता है वो विकृत हो जाता है। और उष्ण गुण बढ़ने की वजह से पित्त बढ़ने के कारण मज्जा जो होता है वो क्षय हो जाता है, तो उसकी भी दुष्टि होती है। मतलब उष्ण गुण की वृद्धि के कारण पित्त भी विकृत होता है और मज्जा भी विकृत होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये पित्त दुष्टि और मज्जा दुष्टि दोनों का जो कारण होता है वो एक ही होता है। ओके, दोनों का कारण एक ही है, पित्त दृष्टि और मज्जा दृष्टि की। उसके बाद हम चिकित्सा के दृष्टिकोण से देखते हैं। मज्जागत रोगों के लिए जो चिकित्सा हम करते हैं, तो मज्जागत रोगों के लिए चिकित्सा ये मधुर व तिक्त रसात्मक औषधियों से की जाती है। मधुर और तिक्त रसात्मक औषधियों का सेवन हम मज्जा धातु के रोगों में करते हैं। इसका रेफरेंस आपको चरकसूत्र स्थान 28/27, मतलब चरकसूत्र स्थान के 28वें अध्याय के 27वें श्लोक में इसका वहां पे वर्णन बताया गया है कि मज्जागत रोग होते हैं उसके लिए इन रसों का हम सेवन करते हैं। और उसके साथ साथ ही इसी औषधियों के सेवन से पित्त की दुष्टि भी दूर होती है। तो देखिए, मधुर और तिक्त रस जो होते हैं ये पित्त का शमन करने वाले होते हैं। पित्त का शमन करने वाले रस कौन से होते हैं? मधुर, तिक्त और कषाय। पित्त की वृद्धि करने वाले जो रस होते हैं कटु, अम्ल और लवण। आपने ये सिद्धांतों में हम ये देख चुके हैं कि किस रस के कारण किस दोष की दृष्टि होती है और किस दोष का क्षय होता है। तो यहाँ पे चिकित्सा के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो मधुर और तिक्त रस ये मज्जा रोगों में भी हमें मज्जा रोग कम करने के लिए भी हमें उपयोगी पड़ते हैं और उसी के साथ साथ पित्त की ऊपर चिकित्सा में भी इसका हमें फायदा होता है। ओके, और कटु, अम्ल और लवण रस, ये जो रस होते हैं ये पित्त को भी बढ़ाते हैं और ये जो रस होते हैं वो शरीर की ऊष्मा बढ़ने के कारण होते हैं। तो ये रस अगर ज्यादा मात्रा में लिए जाएंगे और ली जाती है तो इस रसों की वजह से मज्जा की भी दुष्टि होती है। यानी इन दोनों के जब दुष्टि होती है तो दुष्टि के कारण होने वाले लक्षण भी जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो
दिखाए जाएंगे कि दुष्टि भी सेम कारणों की वजह से होती है, समान कारणों की वजह से होती है, और उसके ऊपर जो चिकित्सा की जाती है वो समान रसात्मक द्रव्यों की की जाती है। तो इस कारण मीमांसा के ऊपर से ये सिद्ध होता है कि दोनों कलाएं, भले ही इनके गुण अलग हो, लेकिन ये दोनों कलाएं एक ही जगह पे होते हैं। ये इस श्लोक का इंपॉर्टेंस बताता है कि ये जो श्लोक है इसमें ये चीजें दिखी जाती है कि दोनों चीजें अलग है, पित्तधरा कला है और मज्जाधरा कला है। ये दोनों भी कार्य के दृष्टिकोण से अलग अलग लगते हैं, लेकिन इन कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों कलाएं होती है एक ही स्थान पर स्थित होती है। अब ये थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू था फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि दोनों कलाएं एक ही होती है, किस प्रकार से होती है। अब हम इसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंस है ये देखते हैं। पित्तधरा कला और मज्जाधरा कला, तो आपको ये पता है सर्वोपि मंदाग्नि, सभी रोगों का कारण जो होता है वो मंदाग्नि होता है। चरक चिकित्सा स्थान 15वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक में चिकित्सा स्थान का, चरक चिकित्सा स्थान का ग्रहणी अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय। उसके स्टार्टिंग में ही 3 और 4 श्लोक में ही ये बताया गया है कि शरीर स्वस्थ रहने के लिए अग्नि ये महत्वपूर्ण घटक होती है। ओके, और अग्नि जो होती है वो प्राकृत रहेगी, तभी शरीर के अंतर्गत पाचन की क्रिया सुचारू रूप से शुरू रहेगी और जीवन यापन योग्य तरीके से हो सकता है। किसी भी कारणवश अगर अग्नि की वृद्धि हो जाती है या फिर अग्नि का क्षय हो जाता है तो वो बहुत सारे अपितु सर्व रोगों के कारण की जननी होती है। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कि सर्वोपि मंदाग्नि, सभी रोगों का कारण क्या होता है, मंदाग्नि होता है। या फिर जो बच्चे रोग है उसका कारण होता है वृद्ध हुई अग्नि, ज्यादा बड़ी हुई अग्नि। तो अगर पित्तधरा कला और मज्जाधरा कला अगर सेम है तो क्या होगा, पित्तधरा कला में किसी भी कारण अगर विकृति हुई तो उसके कारण हमें मज्जाधरा के में भी विकृति होगी और उस प्रकार के लक्षण हमें दिखेंगे। और मज्जाधरा कला में किसी प्रकार की विकृति होती है तो उसके कारण पित्तधरा कला में हमें विकृत लक्षण दिखाई देते हैं। ओके, अब ये जो पॉइंट है हम इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं किस प्रकार से। पित्तधरा कला में विकृत आहार विहार के कारण अगर पित्तधरा में किसी भी कारणवश विकृति हो जाती है, अगर आपने ज्यादा मात्रा में गरिष्ठ आहार का सेवन कर लिया तो क्या हो जाएगा, वहां पे जो अग्नि होती है वो उसको प्रॉपरली पाचन नहीं कर पाएगी, तो वहां पे क्या हो जाएगी, अग्नि मंद हो जाएगी। और अग्नि मंद होने के बाद शरीर में तमक आवरण बढ़ेगा और शरीर में तमक आवरण बढ़ने के कारण मज्जाधरा कार्य नहीं कर पाती, आलस्य बढ़ेगा और मज्जाधरा योग्य तरीके से कार्य नहीं कर पाएगी। दूसरा देखते हैं, अगर आहार के योग्य समय पर अगर आपने अग्नि की संतुष्टि नहीं की, यानी समय पर आपने खाना नहीं खाया, तो क्या होता है, मज्जाधरा कला का कार्य नहीं हो सकता। बहुत से ऐसे आपने लोग देखे होंगे, अगर उनको भूख लगती है तो उनका दिमाग काम नहीं करता है। पित्त प्रकृति में प्रमुखता से देखा जाता है कि अगर उनकी अग्नि संदूषित रहती है तो उस वक्त वो मेंटल वर्कआउट नहीं कर पाते, क्योंकि जो नरिशमेंट मिलना चाहिए वो नरिशमेंट उसको नहीं मिलता। तो अग्नि रुद्ध हुई या फिर उसका क्षय हुआ, दोनों का परिणाम मज्जाधरा के ऊपर हुआ। अगर किसी कारणवश मज्जाधरा कला में विकृति उत्पन्न हो जाती है तो मज्जाधरा कला में विकृति होने के कारण पित्त के ऊपर उसका असर पड़ेगा। उसके एग्जाम्पल में, अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है, ओके, तो किसी वजह से उसमें क्रोध उत्पन्न हो गया या फिर किसी वजह से डर लग रहा है, तो फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, इसका जो परिणाम होगा वो पित्त के ऊपर होगा। अब अगर झगड़ा हुआ है या फिर डर है, उस अवस्था में व्यक्ति की जो अग्नि होती है उसका क्षय हो जाता है,
भूख नहीं लगती, या फिर अगर खाना भी खा लिया जाएगा तो उसका पाचन नहीं होता है। आपने सिद्धांतों के अंतर्गत देखा था कि लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, यानी जिस प्रकार से हमारा शरीर होता है उसी प्रकार की सृष्टि होती है, और सृष्टि जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे शरीर में भी होता है। तो आप देखिए, अगर आप देखेंगे कि मांस का अगर हमने ज्यादा मात्रा में सेवन किया, यानी चिकन मटन ये जो चीजें होती है, जो नॉर्मली फिश, इसका अगर सेवन हमने ज्यादा मात्रा में किया गया तो ये जो चीजें होती है शरीर में तमक की वृद्धि करते हैं, तमक की वृद्धि करती है। तमक की वृद्धि करने के कारण जो एंगर होता है, जो गुस्सा होता है वो ज्यादा आता है, और निद्रा भी उसी मात्रा में आती है। अगर नेचर में अगर इस प्रकार से एनिमल अगर आप देखोगे, जो वेजिटेरियंस एनिमल्स होते हैं, जैसे डियर है, हिरन है, मृग है, कोई भी आप अगर देखते हो जो वेजिटेरियन है, तो उनमें चंचलता ज्यादा होती है और निद्रा की मात्रा उस प्रमाण में कम होती है, एंगर भी उनमें कम होता है। और जिस प्रकार से शेर होता है, ओके, या फिर सिंह होता है, लायन होता है, ये जो मांस भक्षण करने वाले प्राणी होते हैं, तो देखिए इनमें एंगर जो रहता है वो ज्यादा रहता है। और उसके साथ साथ ये लोग ज्यादा मात्रा में, ये मतलब ये प्राणी, ये जानवर, ये ज्यादा मात्रा में निद्रा भी लेते हैं। तो जिस प्रकार से वो आहार ग्रहण करते हैं उस प्रकार का उनके ऊपर परिणाम होता है, उसी प्रकार व्यक्ति के ऊपर भी परिणाम होता है। अगर हमने अहितकर आहार विहार अगर ग्रहण किया तो उसकी वजह से क्या होगा, पित्तधरा कला की विकृति होगी। पित्तधरा की कला की विकृति होगी तो उसी प्रकार से मज्जाधरा के ऊपर भी परिणाम होगा, और मज्जाधरा में भी किसी प्रकार की विकृति होती है तो उसका परिणाम पित्तधरा के ऊपर पड़ेगा। अब और डिटेल में देखते हैं। अगर आपके पास एक पेशेंट आया और उसने कहा कि मुझे भूख नहीं लगती है, इसी कारणवश मुझे मेरा खाने की इच्छा नहीं होती है, खाना खाने के बाद भी अगर उसका डाइजेशन जो होता है प्रॉपरली नहीं होता है, मुझे कॉन्स्टिपेशन एसेट्रा क्रिएट हो जाता है, तो अपने पेशेंट को कितने भी पाचक योग दिए, दीपन पाचन करने वाले, लहसुन डी वटी दे दिया, अपने लवन भास्कर हिंगवाष्टक दे दिया, उसका दीपन पाचन भले ही हो गया, लेकिन अगर आपने हिस्ट्री ट्रेकिंग प्रॉपरली नहीं ली और उसके इन सभी कारणों का कारण अगर स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, फियर, ये चीजें अगर होती है, तो जब तक हम उसकी मेंटल प्रिपरेशन इन चीजों के लिए नहीं करते हैं, उसको हम ये नहीं बताते हैं कि इन चीजों की वजह से इसके ऊपर परिणाम होता है, तब तक आप चिकित्सा नहीं कर पाए। आपको उसकी मानसिक चिकित्सा करनी पड़ेगी, यानी टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी कम करने के लिए उस प्रकार के मेडिसिन देने पड़ेंगे, जो मेडिसिन निद्रा का जनन करते हैं। उसके बाद साथ साथ उसको प्राणायाम के बताने पड़ेंगे, जो मेडिटेशन बताना पड़ेगा, जो मेंटल स्टेबिलिटी लाते हैं। मेंटल स्टेबिलिटी की वजह से मज्जाधारा कला ठीक हो जाएगी। मज्जाधारा कला ठीक होने के बाद अपने आप उसके जो पित्त की विकृति हुई थी, वो पित्त की विकृति उसकी अपने आप समाप्त हो जाएगी और उसको भूख अपने आप अच्छे लगने लग जाएगी। ये वन एग्जाम्पल है। अगर कभी पेशेंट आपके पास इस वजह से आता है कि मुझे बहुत टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी है, ऐसा अगर आपके पास पेशेंट आता है और कहता है कि मेरा किसी का प्रकार का कार्य करने में मन नहीं लगता है और उसके कारण उसके शरीर का क्षय हो रहा हो, तो यहाँ पे उसकी अग्नि विकृत हो चुकी है उस चीजों की वजह से। उस वक्त हमें अग्नि की चिकित्सा करनी पड़ेगी। वहां पे अगर आप अगर उल्टा भी देखिए
अगर किसी व्यक्ति का कि शरीर में ऐसा हो गया है कि उसने ज्यादा आहार ग्रहण कर लिया है, गरिष्ठ आहार अगर वो हमेशा ग्रहण करता है, ओके, उसकी अग्नि होती है उससे भी ज्यादा मात्रा में अगर आहार लेता रहता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसमें मोटापा आ जाएगा। ओके, मोटापा आ जाएगा, तम का आवरण बढ़ जाएगा, और तम का आवरण बढ़ने के कारण और साथ साथ में उसको स्ट्रेस टेंशन भी है, तो क्या होगा, उसकी वजह से मोटापा भी रहेगा और टेंशन भी रहेगा। तो उस व्यक्ति की जो अग्नि होती है वो प्रॉपरली डिस्टर्ब होके रहेगी। आपके पास वो पेशेंट आएगा मज्जाधारा विकृति को लेकर कि मुझे टेंशन स्ट्रेस ज्यादा है, लेकिन हमें प्रॉपर अगर हिस्ट्री अगर हमने ली तो उसके साथ साथ हमें दिखेगा कि उसमें मोटापा भी है, उसके शरीर में अगर उल्टा हुआ तो क्षय भी हो गया है, और उसके कारण उसकी जो जो पित्तधरा कला है उसकी विकृति हुई है। तो आपको मज्जाधरा कला की ट्रीटमेंट के साथ साथ उसके पित्तधरा का भी इलाज करना पड़ेगा। और आप उसको कितने भी मेद्य ड्रग दो, तो उससे मज्जा तो उसकी वजह से निद्रा जनन तो होगी, लेकिन कब भी बढ़ेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, उसमें विकृति होके जो शरीर में जो मोटापा है और बढ़ जाएगा। और अगर आपने उसकी अग्नि की चिकित्सा की तो उसकी वजह से शरीर में जो एक्स्ट्रा का फैट जमा है उसका भी प्रॉपरली डाइजेशन होगा। उस वक्त आपने उसको अग्निवर्धक अगर मेडिसिन दी, जैसे इसके पहले कहा कि लवन भास्कर है, इंगोष्टक चूर्ण है वगैरह, इस प्रकार की अगर आपने मेडिसिन दी तो उसकी वजह से उसकी दीपन होगा, लक्षणाधिवटी पाचन नहर है, उसकी वजह से उसका पाचन अच्छा होगा, और उसके वजह से क्या होगा, उसके शरीर में जो एक्स्ट्रा का फैट जमा है उसका डाइजेशन होगा, शरीर में आम नहीं रहेगा, शरीर में आम नहीं रहेगा तो उसकी वजह से उसके डाइजेशन अच्छे से होगा, डाइजेशन अच्छे से होने से उसका मोटापा भी कम हो जाएगा। अगर उसके शरीर का क्षय हो रहा होगा तो वो मिडिल स्टेज तक आ जाएगा। और उसके साथ साथ अगर फिर मेंटल हेल्थ के लिए मेडिसिन अगर दी जाती है, मध्यवर्ती या मंडूक पर्णी शंखपुष्पी वगैरह दी जाती है, तब जाके कार्य करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये दोनों चीजें इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। अगर आपको पता ही नहीं है पित्तधरा कला जहाँ पे होती है वहां पे मज्जाधरा कला होती है, मज्जाधरा कला होती है वहां पे पित्तधरा कला होती है, इस चीज का आपको ज्ञान ही नहीं है और आपने उस प्रकार की हिस्ट्री भी नहीं ली, हिस्ट्री लेने के बाद भी अगर आपको ये चीजें पता नहीं है तो आपके ट्रीटमेंट में कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों चीजों को देख के उसके अनुसार मेडिसिन की जो योजना होती है उस योजना को बनाना पड़ता है। ओके, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी मैंने कहा था कि ये जो श्लोक होता है ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से, प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से। और ये जो श्लोक है वो साइकोलॉजिकल थिंग्स को भी डिनोट करता है। आप कभी भी देखना, अगर आपकी मेंटेलिटी प्रॉपर नहीं होगी तो खाना प्रॉपरली, भूख नहीं लगती, लगेगी तो डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और अगर खाना अगर पित्तधरा में किसी प्रकार की विकृति हुई है तो उस व्यक्ति की मेंटल कंडीशन प्रॉपरली नहीं होती है। स्पेशल अभी के सिनेरियो में टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी इस चीजों की बहुत मात्रा में वृद्धि हो चुकी है, और ये मानसिकता के साथ साथ व्यक्ति के आहार ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको भी विकृत कर देते हैं। ओके, और उसके वजह से मेंटेलिटी और डाइजेस्टिव दोनों भी सिस्टम जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके, तो इसके साथ साथ अगर आहार आपने किस चीजों के देखते हुए भी अगर ग्रहण किया, तो मतलब आप टीवी देखते हुए अगर खाना वगैरह खा रहे हैं तो उसके वजह से भी डाइजेस्टिव में प्रॉब्लम आते हैं। ये जो पॉइंट है वो इससे रिलेटेड नहीं है, उसको किसी और दिन देखेंगे। लेकिन इस प्रकार से ये जो श्लोक है ये प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण होता है। प्रैक्टिस
में जो 50% ऑफ पार्ट रहता है, ट्रीटमेंट का 50% और बच्चा जो पार्ट है वो 50%, उसमें बेसिक्स थिंग्स ही आपको पता चाहिए। दोष, धातु, मल, उसके बाद स्त्रोतस, अग्नि, कला। अगर इतनी ही चीजों का आपको प्रॉपरली नॉलेज है, तो आप ट्रीटमेंट, बाकी की जो पार्ट है, इन चीजों को समझने के बाद आप ये समझ सकते हो, साथ में प्रकृति, इन चीजों को समझने के बाद आप समझ सकते हो कि व्हाट इज द फिजियोलॉजी, प्राकृत क्या होता है, और फिर आप उस विकृति को समझ पाओगे, और फिर ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ भी सकते हो और ट्रीटमेंट कर भी सकते हो। देयरफॉर दिस इज द बेसिक सब्जेक्ट। तो ये आपको समझना बहुत आवश्यक है फॉर आगे के ईयर्स के लिए, मार्क्स के लिए, अगर एमडी प्रिपरेशन करते हो उसके लिए भी, और प्रैक्टिस में उतर कर आप मेडिसिनल हेल्थ के लिए भी हेल्प करता है, और उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल थिंग्स पेशेंट को समझाने के लिए भी ये महत्वपूर्ण होता है। ओके, तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण श्लोक था, और इसको इतना समय देने का कारण यही था कि ये चीज आपको अच्छे से समझे और प्रैक्टिस करते हो इस चीजों को योग्य से आप यूटिलाइज कर सके। ओके, तो ये हो गया पित्तधरा कला के बारे में वर्णन। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मज्जा धातु का पांचभौतिक संगठन। मज्जा धातु का पांचभौतिक संगठन होता है, उसमें मुख्यतः जल महाभूत ज्यादा मात्रा में होता है। तो सिंपल श्लोक है, मैं लिखा के नहीं दूंगा, मतलब बताऊंगा नहीं, आप लिख लीजिए। मज्जा डॉट 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 चाप्यम, मज्जा डॉट 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 चाप्यम। इसका मतलब होता है मज्जा में सिर्फ एक महाभूत का आधिक्य बताया गया है, वो होता है जल महाभूत। आप्य, आप्य का मतलब जल महाभूत। तो ये सुश्रुत सूत्र स्थान 15/8 भानुमति टीका का श्लोक है, भानुमति टीका से आया हुआ है, जो सुश्रुत संहिता की टीका है, सुश्रुत सूत्र स्थान के 15वें अध्याय का 8वां श्लोक। उसके बाद मज्जा धातु के गुण। मज्जा धातु की जो गुण है, तो जल महाभूत के जो गुण रहेंगे वही इसके गुण रहेंगे, क्योंकि इसमें जल महाभूत का आधिक्य होता है। तो स्निग्ध, द्रव, शीत, स्निग्ध, द्रव, शीत ये मुख्यतः इसमें होते हैं, और बाकी भी आप्य के जो भी गुण होते हैं उसी का इसमें अंतर्भाव होगा, क्योंकि इसमें मुख्यतः आप्य महाभूत का आधिक्य होता है। उसके बाद ये जो गुण है जो हमने अभी देखे, शीत, द्रव्य, शीत, इसका शरीर के ऊपर क्या परिणाम होता है, तो जल महाभूत का मज्जा धातु पर होने वाला परिणाम। ओके, तो जल महाभूत उसमें होने के कारण मज्जा धातु में क्या परिवर्तन मिलता है, और उसके कारण शरीर किस प्रकार से बिहेव करता है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट, इसमें बहुत मात्र 2 पॉइंट बताए गए। सबसे पहला पॉइंट ये बताया गया है कि मज्जा धातु अतिशय यानी बहुत मृदु यानी सॉफ्ट, श्लक्ष्ण यानी स्मूथ, और पिच्छल यानी लाइक जेली, स्टिकी, विस्कस, इस प्रकार का रहता है। ये हम गुणों के अंतर्गत देख चुके हैं। तो मज्जा धातु इस प्रकार से होता है, मज्जा धातु ज्यादा मात्रा में मृदु, श्लक्ष्ण व पिच्छल रहता है। ओके, अगर एनिमल का, अगर आपने बोन मैरो देखा होगा, जो नॉनवेज जो खाते हैं उनको पता होगा, जो बोन मैरो निकलता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे बोन मैरो, इसका कॉन्स्टिट्यूशन लगभग सेम ही होता है। ओके, तो उसकी गुण ये होते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये कहा गया है कि अस्थि धातु में स्थित तथा 2 अस्थियों के बीच में जो मज्जा धातु है, जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, वो अति मात्रा में मृदु, लचीला व स्निग्ध होता है। उस वजह से वह तनाव यानी प्रेशर या फिर आघात इसको सहन कर सकता है। ओके, तो जो वर्टिब्रास होती है, वर्टिब्रास एक दूसरे से जो कनेक्ट रहती है, वो
इंटरवर्टिब्रल डिस्क के कारण होती है, हमने इसके पहले देख चुका है। अगर इसमें किसी प्रकार का क्षय होता है और उसके कारण स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो उसमें उस प्रकार की विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इसमें आपे महाभूत के कारण ये गुण होते हैं, मृदुत्व होता है, ओके, श्लक्षणत्व होता है, पिच्छलत्व होता है, उसके कारण वो स्निग्ध गुणात्मक होने के कारण वो लचीला होता है, और उस लचीलेपन के कारण वो क्या कर सकता है, किसी भी प्रकार का तनाव जो पड़ता है, मतलब हमने कोई भारी चीज को उठाया तो उसका परिणाम हैंड्स के थ्रू उसके ऊपर भी पड़ता है, या फिर कुछ किसी प्रकार का आघात होता है, तो उसको सहने की जो ताकत होती है वो हमें मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वहां पे जो डिस्क होती है वो प्रेजेंट होती है, और वो मज्जा महाभूत की मज्जा धातु के कारण निर्मित हुई है, और उसमें आपे महाभूत का आधिक्य होता है। अब जल महाभूत के क्षय का मज्जा धातु पर होने वाला परिणाम। अगर जल महाभूत के का आधिक्य होता है मज्जा के अंतर्गत, अगर ये जल महाभूत का क्षय हो गया, तो जल महाभूत अगर शरीर में कम हो गया, यानी इसका मतलब मॉडर्न के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि डिहाइड्रेशन हो गया, तो जल महाभूत शरीर में कम हो गया है, तो उसका परिणाम मज्जा के ऊपर क्या पड़ता है, मज्जा धातु के ऊपर क्या पड़ता है, वो देखेंगे। तो सबसे पहली बात बतलाई गई है कि वार्धक्य के वजह से शरीर में, मनुष्य शरीर में शारीरिक क्रियात्मक क्षय शुरू हो जाता है। ओके, तो वार्धक्य का मतलब होता है ओल्ड एज। ओके, ओल्ड एज में क्या हो जाता है, मनुष्य के शरीर में, ह्यूमन बॉडी में डिजेनरेटिव जो चेंजेस होते हैं वो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ओल्ड एज में वात की वृद्धि होती है, कफ का क्षय होता है, और उसकी वजह से डिजेनरेटिव चेंजेस होने लगता है, यानी जल महाभूत कम हुआ और उसकी वजह से हमें आकाश और वायु की वृद्धि के कारण ये चेंजेस दिखने शुरू हो गए। ओके, तो मज्जा का क्षय होगा तो मानसिक जो चीजें उत्पन्न होती है ओल्ड एज में वो इस कारण होते हैं, क्योंकि मज्जा का क्षय होता है तो भूल जाना, या फिर कोई जो डिफिकल्ट चीज होती है वो समझने में दिक्कत होना, तो क्या होता है उसमें मज्जा का क्षय होता है, डिजेनरेटिव चेंजेस चालू हो जाते हैं। इस प्रकार के लक्षण इस कारण ओल्ड एज में उत्पन्न होते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे कहा गया है कि वायु आकाश वृद्धि व जल क्षय की वजह से मज्जा धातु का मृदुत्व स्निग्धत्व कम होकर मज्जा धातु में कड़ापन आता है, और इसका परिणाम संधियों को बांधने वाले स्नायु पर होकर स्नायु व संधि का लचीलापन कम हो जाता है। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि स्नायु और संधियों के ऊपर क्या परिणाम होता है। तो स्नायु और संधि इन दोनों का लचीलापन जो होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है अगर शरीर में जल महाभूत का क्षय हो जाता है। तो क्या होगा, इसमें जल महाभूत कम हुआ, वहां पे शरीर में वायु और आकाश यानी वात की वृद्धि हो गई है। ओके, ये हो जाती है, उसकी वजह से क्या होगा, जो मज्जा होती है उसका मृदुत्व स्निग्धत्व ये कम हो जाएगा, और मृदुत्व और स्निग्धत्व कम होने के कारण वहां पे हार्डनेस क्रिएट हो जाएगी, कड़ापन आ जाएगा, किसमें, मज्जा में। और वो कड़ापन आने का परिणाम क्या होगा, जो संधि होती है और संधियों को बांधने वाले जो स्नायु होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन होते हैं, उसका जो लचीलापन होता है वो लचीलापन कम हो जाता है। ओके, तो तेल का काम जो होता है वो स्नेहन करना होता है, इसीलिए वो वात को कम करता है। तो जब बॉडी में जो जल होती है, जल की मात्रा का क्षय हो जाता है, जल की मात्रा का क्षय हो जाता है, उस वक्त आकाश और वायु के बढ़ने के कारण वात की वृद्धि होने से जो जॉइंट्स होते हैं उसमें हार्डनेस आकर उसका जो वर्क होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है जॉइंट्स का, क्योंकि वहां का साइनोवियल फ्लूइड दैट इज द टाइप ऑफ कप धातु
यानी श्लेष्मक, वो भी वहां पे कम हो जाता है, इसीलिए उसका जो वर्क होता है जॉइंट्स का वो प्रॉपर नहीं हो पाता, और उसको कनेक्ट करने वाले जो लिगामेंट्स टेंडन होते हैं वो भी हार्डनेस के कारण उसका वर्कआउट प्रॉपरली नहीं हो पाता। थर्ड थिंग्स बताई गई है, संधि व स्नायुओं में स्तंभ निर्माण होता है। तो स्तंभ का मतलब होता है स्टिफनेस। ओके, तो इस प्रकार की विकृति होने के कारण क्या हो जाएगा, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो संधि होती है उस और स्नायु होते हैं वहाँ का लचीलापन जाने की वजह से वहाँ पे स्टिफनेस क्रिएट हो जाती है, हार्डनेस क्रिएट हो जाती है, वो लाइक पोल हो जाता है, स्तंभ हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है, उसका वर्क प्रॉपरली नहीं हो पाता। ये सेकंड पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा है कि अवयवों में सुन्न होकर झुनझुनी सी आना यह लक्षण निर्माण होता है। तो क्या होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें एक प्रकार से नर्व्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, नर्वस का, वो नर्वस का ट्रांसफॉर्मेशन, मैसेज का फॉरवर्डिंग प्रॉपरली नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके वर्कआउट जो होता है वो कमजोर हो जाता है। जल महाभूत कम हुआ, उसकी वजह से मज्जा कमजोर हो गई, मज्जा कमजोर होने की वजह से उसका जो फंक्शन होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, और उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैसेजेस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं। उसके कारण क्या हो जाएगा, सुन्नता आ जाएगी। या फिर नर्व के ऊपर अगर दबाव पड़ता है, जो हमने स्पॉन्डिलाइटिस में देखा था, तो स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है, प्रेशर होने के कारण उसमें से जो मैसेज फॉरवर्डिंग होती है वो प्रॉपरली नहीं जा पाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, झुनझुनी से आ जाती है। अगर नॉर्मल एग्जांपल देखने की कोशिश करें तो अगर हम ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं और प्रेशर के कारण वहां पे ब्लड फ्लो नहीं होता है, नर्व का प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता है, तो आप एकदम से उठ नहीं पाते। वहां पे ऐसा लगता है चींटी आ गई, झुनझुनी सी आ जाती है, क्योंकि वहां पे नर्व का जो मैसेजिंग हो रहा था वो प्रॉपरली प्रेशर के कारण नहीं हो पाता है, और वही चीजें हमें स्पॉन्डिलाइटिस में भी दिखाई देती है। उसका यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया गया है कि वृद्धावस्था में कशेरुका में विकृति होकर मज्जा धातु पर दबाव गिरकर हाथ सुन्न हो जाता है, वो कांधे में दर्द, यह लक्षण निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि वृद्धावस्था में क्या होता है, जो कशेरुका यानी वर्टिब्रास होती है उसकी विकृति होती है, और उसकी विकृति होने के कारण क्या होता है, उसका दबाव जो होता है वो मज्जा धातु पर पड़ता है, और मज्जा धातु के ऊपर दबाव पड़ने की वजह से वहां के जो नर्व्स का ट्रांसफॉर्मेशन होके जो मैसेजिंग जाने वाली थी वो प्रॉपरली नहीं जा पाती, और वहां पे सुन्नता क्रिएट हो जाती है, और उसके कारण कांधे में यानी शोल्डर रीजन में दर्द होने लगता है। तो इसमें एक प्रकार से जो डिजेनरेटिव चेंजेस इन द वर्टेब्रल डिस्क, इसके बारे में ही बताया गया है, और स्पॉन्डिलाइटिस की तरफ ही इशारा किया गया है। ओके, तो ये स्टार्टिंग फेज में या ओल्ड एज में हमें दिखाई देता है। तो यह लक्षण जल महाभूत के क्षय के कारण मज्जा धातु पर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मज्जा धातु व कफ दोष का आश्रय संबंध। तो दोनों ने कफ दोष और मज्जा धातु दोनों में भी जल महाभूत का आधिक्य है, और उसके कारण इन दोनों का भी आश्रय होता है। यहाँ पे इसके पहले ही आया हुआ श्लोक है, जो आप इसके पहले भी बहुत बार देख चुके हैं कि अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11/26, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान की 11वें अध्याय का 26वां श्लोक, तत्रास्ति स्थितो वायु, यानी अस्थियों में वायु महाभूत होता है, वात दोष होता है। पित्तम तो स्वेद रक्त, यानी पित्त का आश्रय संबंध जो होता है वो स्वेद रक्त के साथ होता है, श्लेष्मा शेषिषि। तो उसके बाद रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, मल में मूत्र, पुरुष और ओज, इन सभी के साथ जो आश्रय संबंध होता है वो कफ का होता है। ओके, इसीलिए कहा है श्लेष्मा शेषिषि।
अब मज्जा धातु की उत्पत्ति जो होती है वो आयुर्वेद के अनुसार किस प्रकार से होती है। तो अगर हम न्यायों के अनुसार देखने की कोशिश करते हैं तो केदार कुल्य जो न्याय होता है इसके अनुसार त्रिधा परिणमन होता है, त्रिधा पोषण होता है, और उसके वजह से तीन चीजें क्रिएट होती है। स्थायी मज्जा धातु की उत्पत्ति होगी, उसके बाद सूक्ष्म शुक्र पोषक अंश की निर्मिति होगी, यानी इसके बाद को बनने वाला जो धातु होता है वो शुक्र धातु है, तो शुक्र पोषक अंश की निर्मिति होगी, और थर्ड थिंग बनेगी मज्जामल की निर्मिति होगी। तो मज्जामल कौन से है? मज्जामल है विट स्नेह, उसके बाद त्वक स्नेह और नेत्र स्नेह। तो विट का मतलब होता है मल, ओके, पुरुष का स्नेह, उसके बाद जो स्किन होता है उसके ऊपर का स्नेह, तथा नेत्र का जो स्नेह होता है वो, ये सभी के सभी जो होते हैं ये मज्जामल है। ओके, तो खलिकोपोत न्याय ये था केदार कुल्य न्याय। खलिकोपोत न्याय के अनुसार अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो जो मज्जा धातु का पोषण करने वाले आहार होते हैं उसका अगर हमने ग्रहण किया तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से अपने आप मज्जा धातु की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ पे बताया गया है बादाम, उसके बाद फिर मूंगफली, ग्राउंडनट, उसके बाद मिल्क, दूध, शुकधान्य तथा शिम्बी धान्य, ओके, ये आहार द्रव्य में अष्टांग हृदय में आपने पढ़ा होगा। तो इन सभी आहार के ग्रहण के कारण क्या होता है? बोन मैरो की निर्मित होती है। ओके, और एक बात, जो अगर किसी व्यक्ति का फ्रैक्चर हुआ है तो उस व्यक्ति को कहा जाता है कि आप एनिमल्स का बोन मैरो ले, मतलब अगर नॉनवेज खाते हैं तो उसका ले सकते हैं, या फिर सूप भी बनाकर बोन मैरो को पिया जाता है। तो क्या होता है? इसके वजह से क्या होता है? मज्जा धातु डायरेक्ट बॉडी को मिलता है। ओके, तो समान की समान से वृद्धि, इस प्रकार से अगर उसका ग्रहण करेंगे तो जो बनने की प्रक्रिया होती है, बोन फिर से क्रिएट होने की प्रक्रिया होती है, वो फास्ट होगी, क्योंकि उसका पोषण उस प्रकार से होगा। ओके, तो बोन मैरो अगर लेते हैं तो बोन मैरो ही है मज्जा धातु, यानी तो उसकी वृद्धि होगी उसके कारण। और लेकिन यहाँ पे जो फ्राइड होते हैं तो उसके ऊपर मसाला होता है, उसके बारे में नहीं कहा गया है। चिकित्सा के दृष्टिकोण से अगर आपको बोन मैरो लेना होता है तो उसका सूप लेना ही प्रॉपर योग्य होता है। उसके साथ इस यहाँ पे जितने भी आहार द्रव्य बताए गए हैं, बादाम होते हैं, मूंगफली होता है, दुग्ध होता है, शुकधान्य, शिमिधान्य, ये सभी के सभी पाचन के दृष्टिकोण से ज्यादा हेवी है। इसका डाइजेशन करने के लिए आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपकी अग्नि का दीपन यानी भूख लगना और पाचन यानी डाइजेशन, ये दोनों चीजें अगर योग्य मात्रा में होगी तभी ये आहार ग्रहण करने के बाद खलिकोपोत न्याय के दृष्टिकोण से या प्रकार से हमारे शरीर में सद्य मज्जा धातु की उत्पत्ति होती है। ओके, उसके बाद मज्जा पोषण काल। तो पराशर के अनुसार मज्जा पोषण के लिए 7 दिन लगते हैं। सुश्रुत संहिता के अनुसार हर धातु को 5 दिन लगते हैं। उस दृष्टिकोण से मज्जा धातु का पोषण होने के लिए 25 दिन लगते हैं। और चरक संहिता के अनुसार आपको पता है कि योग के समय बताया नहीं गया है। ओके, तो इस प्रकार से मज्जा धातु का पोषण काल। तो आज हमने मज्जाधरा कला, जो मज्जा धातु के स्थान के अंतर्गत आता है, उसके बाद उसका पांचभौतिक स्वरूप, उसके गुण, उसका होने वाला परिणाम, और जल महाभूत का मज्जा धातु पे होने वाला परिणाम, उसके रुद्धि और क्षय की वजह से क्या होता है। और रुद्धि तो नहीं देखी हमने, क्षय देखा। रुद्धि की वजह से उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जल की मात्रा अच्छी होती है शरीर में, लेकिन इतनी भी ना हो कि वो अग्नि की विकृति कर दे। ओके,
और उसके बाद मज्जा धातु और कपदोष का आश्रय आश्रय संबंध, उसकी उत्पत्ति और उसका पोषण काल, ये हम देखें। उसके रिलेटेड श्लोक मैं आपको भेज दूंगा। ओके, गुड डे, बाय, थैंक यू।